हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 8 का सब्जेक्ट है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, और बीए प्रोग्राम का डीएससी 5 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम की थर्ड सेमेस्टर की एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट नंबर 11 के चैप्टर नंबर 12 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी 10th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 11 का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लास्ट यूनिट और लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा रहने वाला है अबुल फजल राजशाही को लेकर। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो अपने दरबार में सिर्फ तलवार और ताकत की बात नहीं करता बल्कि धर्म, न्याय और लोक कल्याण की बातें भी करता है। तो उसके पीछे खड़ा है उसका सबसे बुद्धिमान मंत्री अबुल फजल। आज हम जानेंगे अकबर के जो सबसे प्रिय दरबारी लेखक और दार्शनिक था वो अबुल फजल था। उसके ही राजनीतिक विचारों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय में देखेंगे, अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के दरबारी विद्वान, इतिहासकार और प्रमुख सलाहकार थे। वे अकबरनामा और आइन ए अकबरी के लेखक थे, जिनमें अकबर के शासन, नीतियों और विचारधारा का विस्तृत वर्णन है। तो जो अबुल फजल है वो मुगल सम्राट अकबर के दरबारी विद्वान, इतिहासकार और मुख्य सलाहकार रहे। उन्होंने अकबरनामा और आइन ए अकबरी जैसे ग्रंथ लिखे। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण धार्मिक सहिष्णुता, केंद्रीकृत राजशाही और लोक कल्याणकारी शासन पर आधारित था। तो उनका जो अबुल फजल जी का जो राजनीतिक दृष्टिकोण था वो धार्मिक सहिष्णुता, केंद्रीकृत राष्ट्रत्व और लोक कल्याणकारी शासन पर आधारित था। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय अबुल फजल को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य के लिए फजल की राजसी सत्ता। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे हमारे अबुल फजल जी है। तो इसमें हम देखेंगे अबुल फजल के अनुसार राज्य सत्ता ईश्वर प्रदत्त है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा का दायित्व केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रजा के नैतिक और सामाजिक उत्थान का भी है। तो जो अबुल फजल जी है वे कहते हैं कि राज्य सत्ता ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात जो राजा है उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। उसका दायित्व केवल शासन करना नहीं होता बल्कि प्रजा का नैतिक और सामाजिक उत्थान करना भी राजा का दायित्व होता है। उन्होंने राजा को पृथ्वी पर न्याय और दया का स्रोत माना। तो अबुल फजल जी कहते हैं जो राजा है वो पृथ्वी पर न्याय और दया का स्रोत है और राजा को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। तो अबुल फजल जी कहते हैं कि जो राजा होता है उसको कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, उसको राष्ट्र हित में ही कार्य करना चाहिए। तो यही था हमारा राज्य के लिए फजल की राजसी सत्ता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा फजल का सामाजिक प्रभाव। तो अब हम फजल का सामाजिक प्रभाव देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, किसान, सैनिक, व्यापारी, विद्वान आदि। सभी वर्गों को समान रूप से महत्व देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। तो जो फजल जी थे उन्होंने समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा, किसान, सैनिक, व्यापारी, विद्वान के वर्गों में, और जो सभी वर्ग थे उनको समान महत्व देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य होता था। धार्मिक भेदभाव के बिना सभी को राज्य की समृद्धि में भागीदार बनाना उसकी नीति थी। तो धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको राज्य की समृद्धि में भागीदार बनाना ही उनकी अबुल फजल जी की नीति थी। तो यही थे हमारा फजल का सामाजिक प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फजल का आदर्श सुल्तान अकबर। तो अकबर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे अकबर है। तो अबुल फजल के अनुसार अकबर एक आदर्श शासक थे क्योंकि वे धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, उन्होंने न्याय और लोक कल्याण को प्राथमिकता दी। तो अबुल फजल जी कहते हैं कि अब
अकबर एक आदर्श शासक है क्योंकि वे धार्मिक सहिष्णु भी थे, प्रशासनिक सुधार भी उन्होंने किए और साथ ही उन्होंने न्याय और कल्याण को भी प्राथमिकता दी। अकबर की नीतियों में दीन-ए-इलाही, कर प्रणाली में सुधार और सेना का संगठन शामिल था। तो अकबर की नीतियाँ जैसे कि दीन-ए-इलाही, कर प्रणाली में सुधार और सेना का संगठन, इन्हीं सभी विचारों का परिणाम थी। तो यही था हमारा फजल का आदर्श सुल्तान अकबर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है न्याय का प्रवचन, या जिसे हम न्याय का चिंतन भी कहते हैं। न्याय को शासन की आत्मा माना गया। राजा को पक्षपात रहित और निष्पक्ष रहकर न्याय लेना चाहिए। तो जो अबुल फजल जी है वे कहते हैं कि शासन की आत्मा न्याय है, और साथ ही जो राजा होता है उसको पक्षपात रहित, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रहकर निर्णय लेने चाहिए। दंड और पुरस्कार दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो जो अबुल फजल जी है वे कहते हैं कि जो दंड और पुरस्कार है इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, और जो विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों की रक्षा करना ही ये न्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो यही था हमारा न्याय का प्रवचन, न्याय का चिंतन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सेना और भू राजस्व प्रणाली को लेकर। तो अब हम सेना और भू राजस्व प्रणाली को लेकर देख लेते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले आती है मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली। अर्थात तो जो अबुल फजल जी है उन्होंने मनसबदारी प्रणाली का वर्णन किया। इसमें सैनिक और प्रशासनिक सुधार एक साथ जुड़े थे। सेना का संगठन अनुशासित और कुशल था। तो जो अबुल फजल जी है उन्होंने मनसबदारी प्रणाली का वर्णन किया। इसमें सैनिक और जो प्रशासनिक पद होते थे वे सभी एक साथ जुड़े होते थे, और जो सेना का संगठन होता था वो अनुशासित और कुशल होता था। भू राजस्व प्रणाली में आइन ए दैसाला 10 वर्षीय औसत उपज आधारित कर लागू किया गया। इसका उद्देश्य कर वसूली में पारदर्शिता और स्थिरता था। तो जो भू राजस्व प्रणाली थी उसमें उन्होंने आइन ए दैसाला लागू किया। यह 10 साल की औसत उपज पर आधारित कर प्रणाली थी, और इसका उद्देश्य जो था वो था ताकि जो कर वसूली है उसमें पारदर्शिता और स्थिरता आ सके। तो यही थी सेना और भू राजस्व प्रणाली। इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हम एक छोटा सा सारांश, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अबुल फजल ने राजसत्ता को नैतिक, धार्मिक और प्रशासनिक मूल्यों से जोड़ा। उनके विचारों में केंद्रीकृत शासन, धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और लोक कल्याण का संतुलन था। तो जो अबुल फजल जी थे उन्होंने राजसत्ता को नैतिक, धार्मिक और प्रशासनिक मूल्यों से जोड़ा, और जो उनके विचार थे जैसे कि केंद्रीकृत शासन, न्याय और लोक कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता, इन सब का उन्होंने संतुलन रखा। अकबर के शासनकाल को आदर्श रूप से प्रस्तुत करके उन्होंने मुगल राजनीति की आधारशिला मजबूत की। तो जो अबुल फजल जी थे उन्होंने अकबर के शासनकाल को आदर्श शासन के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कि जो मुगल राजनीति की नींव है वो मजबूत हो गई थी। तो स्टूडेंट, अबुल फजल हमें यही याद दिलाते हैं कि राजा की असली ताकत उसकी सेना या धन में नहीं है, बल्कि उसके न्याय, सहिष्णुता और जनता के विश्वास में होती है। और यही कारण है कि जो अकबर का नाम है वो आज भी महान सम्राट के रूप में लिया जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 11 का चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है, और हमारी यूनिट नंबर 11 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 11 में हमारा एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, जो कि मैंने आपको आज की वीडियो के लेक्चर के माध्यम से समझा दिया है। तो इसी के साथ हमारा जो एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 11th यूनिट 12 चैप्टर ही थे, जो कि मैंने आपको चैप्टर वाइज डिस्कस, यूनिट वाइज डिस्कस कर दिया है। तो यही था हमारा एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि आज हमारा कंप्लीट होता है। और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स या पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ हम जो हमारा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोई अदर सब्जेक्ट होगा उस अदर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, उसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।